हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स देखिए, आज का ये वीडियो एक बार फिर से आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मतलब शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में शेड्यूल्स का क्या रोल है, इन्हें क्यों भारतीय संविधान में ऐड किया गया है, इन सभी क्वेश्चन के आज हमें यहाँ पर आंसर मिलने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा। पहले हम इसके थ्योरी सेक्शन को कवर करेंगे और उसके बाद इसके एमसीक्यूज क्वेश्चन को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान में 12 शेड्यूल्स है, लेकिन नॉर्मली आज के इस वीडियो में हम केवल 8 शेड्यूल तक ही शेड्यूल्स को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि 8th शेड्यूल तक की इंफॉर्मेशन एग्जाम में काफी पूछी जाती है। बाकी के जो 4 शेड्यूल हैं वो संविधान संशोधन के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़े गए हैं। उसे हम इस सेशन के सेकेंड वीडियो में या सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानते हैं कि भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग हैं, 395 आर्टिकल है और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या है, शेड्यूल्स की संख्या है 12। अब देखिए, जो मूल संविधान था जो कि 1950 में लागू किया गया था, उसमें 8 शेड्यूल थे। इन 8 शेड्यूल की आज हम यहां पर बात करने वाले हैं। भारतीय संविधान में सभी प्रावधानों को ऐड किया गया और उन्हें आर्टिकल्स में डिवाइड किया गया। इन आर्टिकल्स को अलग अलग भागों में बांटा गया है और ये 395 जो आर्टिकल है भारतीय संविधान में, टोटल 22 भाग में इंक्लूड किए गए हैं। तो फिर क्वेश्चन आता है, ठीक है, भाग और आर्टिकल तक तो समझ में आया, लेकिन शेड्यूल्स का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या काम है? यहां पर यह क्वेश्चन हमारे सामने अक्सर आता है। तो देखिए, अगर हम शेड्यूल की बात करते हैं तो अनुसूचियों में ऐसी आवश्यक या उपयोगी बातों को लिखा जाता है जो उससे संबंधित पुस्तक में ना हो। सेम अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो देखिए, संविधान सभा के मेंबर ने जब संविधान को बनाया तो उन्होंने ऑलमोस्ट सभी चीजों को अलग अलग आर्टिकल में ऐड कर दिया, लेकिन उस वक्त जो चीजें वहां पर रह गई, जो एलिमेंट्स वहां पर रह गए, जो प्रावधान वहां पर रह गए, उन्हें आगे चलकर अनुसूचियों के माध्यम से भारतीय संविधान में ऐड किया गया। तो नॉर्मली ऐसे मुद्दे जिनका उल्लेख हमें आर्टिकल या भाग में देखने को नहीं मिलता, उनका उल्लेख हमें शेड्यूल्स में देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देखें तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 आपने कभी पढ़ा होगा। भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 जो है वो बात करता है भारत जो कि इंडिया है या इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ है। वहां पर यह तो बता दिया गया कि भारत राज्यों का संघ होगा, लेकिन ये राज्य कौन कौन से होंगे, इन राज्यों को गठित कैसे किया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा और राज्यों के निर्माण का आधार क्या है, राज्यों के नाम क्या क्या हैं, कितने राज्य हैं, इनकी जानकारी इस आर्टिकल में हमको देखने को नहीं मिलती। तो उसकी जानकारी हमको भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में देखने को मिलती है। इसके लिए भारतीय संविधान में फर्स्ट शेड्यूल को जोड़ा गया। तो आर्टिकल 1 बात करता है भारत राज्यों का संघ है, भारत जो कि इंडिया है या इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ है, लेकिन राज्य कौन कौन से हैं, कितने हैं, उनके क्या नाम है, इनका उल्लेख हमें पहली अनुसूची में देखने को मिलता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 346 ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करता है, आधिकारिक भाषाओं की बात करता है, आर्टिकल 346। लेकिन ये आधिकारिक भाषाएं एक्चुअल में है कौन कौन सी, कितनी भाषाएं, इनका उल्लेख हमें भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में देखने को मिलता है। अब 346 में केवल इतना बता दिया गया कि आधिकारिक भाषाएं होंगी, पर कौन कौन सी है, इनका उल्लेख हमें देखने को मिलता है 8वीं अनुसूची में। सेम अगर हम ओथ की बात करते हैं, शपथ की बात करते हैं, तो जब हम आगे शेड्यूल्स पढ़ेंगे तो हमको थर्ड शेड्यूल्स के बारे में पता चलेगा, थर्ड शेड्यूल के बारे में पता चलेगा और इसमें हमको पता चलेगा भारतीय संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, जो संवैधानिक पदाधिकारी है, उनकी शपथ के बारे में। लेकिन इस थर्ड शेड्यूल में 3 इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उनकी शपथ की कोई बात नहीं की गई है, जैसे राष्ट्रपति सबसे पहला, उपराष्ट्रपति सेकंड और थर्ड हमें देखने को मिलते हैं राज्यपाल। ओके,
इन 3 पोस्ट की ओथ की कोई बात नहीं की गई है थर्ड शेड्यूल में। क्यों? क्योंकि इनकी ओथ, इनकी जो शपथ है वो स्पेसिफिक अलग अलग आर्टिकल में पहले ही मेंशन की जा चुकी है। तो उसके अलावा जो पदाधिकारी है, जो कि आर्टिकल्स में हमें जिनकी ओथ देखने को नहीं मिलती, उनकी ओथ हमें थर्ड शेड्यूल में देखने को मिलती है। प्रेसिडेंट की अगर हम ओथ की बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 60 के तहत प्रेसिडेंट की ओथ दी गई है। उपराष्ट्रपति की ओथ आर्टिकल 69 में मेंशन है और राज्यपाल की ओथ आर्टिकल 159 में हमें देखने को मिलती। तो इस तरह इन 3 ओथ को क्योंकि आर्टिकल में सम्मिलित किया गया है, तो थर्ड शेड्यूल में हमें इन 3 इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पदाधिकारियों की ओथ देखने को नहीं मिलती। ओके, आई होप समझ में आओगा। तो शेड्यूल ऐसी आवश्यक या उपयोगी बातें जो कि हमें संबंधित पुस्तक में मेंशन नहीं देखने को मिलती, या संबंधित पुस्तकों में जिसको मेंशन नहीं किया गया, जिन प्रावधानों को ऐड नहीं किया गया, उन्हें बाद में शेड्यूल के माध्यम से किताबों में ऐड किया जाता है। तो इस तरह भारतीय संविधान में भी हमें टोटल 12 शेड्यूल्स देखने को मिलते। कितने? 12। मूल संविधान में केवल 8 शेड्यूल्स ही थे। जो 1950 में संविधान लागू हुआ था, केवल 8 शेड्यूल थे। बाकी की 4 शेड्यूल अलग अलग समय, अलग अलग संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ी गई है। तो आज के सेशन में हम इन 8 शेड्यूल्स, मतलब 8 शेड्यूल्स की यहां पर बात करने वाले। ओके, चलिए सबसे पहला शेड्यूल देखते। तो जैसा कि अभी हमने बात की, समझ में आ ही गया होगा। पहले शेड्यूल में भारत के राज्यों के नाम और उनके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, और उसके अलावा भारत की सभी यूनियन टेरिटरीज के नाम और उनकी सीमाओं की बात की गई है। इसके अकॉर्डिंग भारत में 28 राज्य वर्तमान में देखने को मिलते हैं, और यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो वर्तमान में भारत में 8 यूनियन टेरिटरीज है अनुसूची 1 के तहत। इससे संबंधित जो प्रावधान है हमें 2 आर्टिकल में देखने को मिलते हैं भारतीय संविधान में, आर्टिकल 1 और आर्टिकल 4। ये 2 आर्टिकल ऐसे हैं भारतीय संविधान के जो पहली अनुसूची से रिलेट करते। अब ये आर्टिकल क्या है? तो भारत जो कि इंडिया है, या इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ होगा, और वो राज्य कौन कौन से होंगे ये फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन किया गया है। और आर्टिकल 4 ये प्रावधान करता है कि आर्टिकल 3 और 2, जो संविधान के आर्टिकल 2 और 3 है, इनमें अगर कोई भी चेंजेस किया जाता है तो आर्टिकल 4 के तहत बिना संविधान संशोधन के ये चेंजेस किया जा सकता है। इसके लिए संविधान संशोधन की कोई जरूरत नहीं। अब अगर हम आर्टिकल 2 और 3 देखें तो नए राज्यों के निर्माण और गठन की बात करता है। तो सीधी सी बात है, जब नए राज्यों का गठन या निर्माण होगा तो वो कहां जुड़ेंगे? अनुसूची 1 में। इन्हीं की संख्या घटेगी या बढ़ेगी? तो अल्टीमेटली फर्स्ट शेड्यूल में अगर चेंजेस किया जाता है ना, तो आर्टिकल 4 के तहत इसमें भी चेंजेस होगा। अगर इन दोनों आर्टिकल में चेंजेस होता है तो यहां भी चेंजेस होगा। तो आर्टिकल 1 और आर्टिकल 4 ये रिलेट करते हैं फर्स्ट शेड्यूल से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। किसका प्रावधान है? भारत के राज्यों का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, और इसके अलावा भारत की सभी यूनियन टेरिटरीज के नाम और उनकी सीमाओं का प्रावधान फर्स्ट शेड्यूल में देखने को मिलता है। इसके बाद सेकेंड शेड्यूल की अगर हम बात करते तो देखिए, इजीली एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक जो कि चलती है नॉर्मली, काफी बार आपने सुनी भी होगी, वही हम भी यूज करते हैं क्योंकि काफी चलती। तो देखिए 2 नंबर का शेड्यूल है, तो 2 नंबर का क्या होता है आपको पता है? पैसा। क्या होता है? पैसा, मतलब मनी। मूवियों में आपने काफी देखा होगा, पैसा 2 नंबर का आता है लोगों के पास, गुंडों के पास, बदमाशों के पास। तो 2 नंबर का पैसा होता है। तो यहां पर वेतन, भत्तों और पेंशन आदि से जुड़े हुए प्रावधान हमको भारतीय संविधान में देखने को मिलते हैं। जो संवैधानिक पदाधिकारी है उनके वेतन, भत्तों और पेंशन के बारे में प्रावधान हमें दूसरी अनुसूची में देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन आता है कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के वेतन और भत्तों का यहां पर बात नहीं की गई है, तो वो है संसद के सदस्य। याद रखिएगा, संसद के सदस्य के वेतन और भत्तों की बात सेकेंड शेड्यूल में देखने को नहीं मिलती। अगर आपको स्पेसिफिक एक वर्ड अगर कभी क्वेश्चन से आता है या वर्ड क्वेश्चन में मेंशन करेगा तो वो प्रधानमंत्री का मेंशन कर सकता है। तो प्रधानमंत्री भी अपना वेतन नॉर्मली संसद सदस्य के रूप में लेते,
तो संसद सदस्यों के वेतन की जब कोई बात नहीं है सेकंड शेड्यूल में, तो प्रधानमंत्री के वेतन का भी कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि उनको वेतन या संसद सदस्यों को वेतन समय समय पर एक्ट के आधार पर दिया जाता है, एक्ट लाकर दिया जाता है। तो दूसरी अनुसूची में इनके वेतन और भत्तों की कोई बात नहीं है। तो अब किसकी बात है? तो याद रखना पड़ेगा हमको, थोड़े से ज्यादा आप बोल सकते हैं संवैधानिक पद हैं ये, लेकिन एक बार तो आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए किसके नहीं है वो तो मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट आपको यहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संसद के सदस्य मतलब मंत्री परिषद या प्रधानमंत्री के भी वेतन और भत्तों की बात सेकेंड शेड्यूल में नहीं की गई। किसकी है? भारत के प्रेसिडेंट, इनके वेतन और भत्ते हमें सेकेंड शेड्यूल में देखने को मिल जाएंगे। स्टेट के गवर्नर, इनके वेतन और भत्तों की बात की गई है। लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष, इनके वेतन और भत्तों की बात की गई है। राज्यसभा के सभापति और राज्यसभा के उपसभापति, सभी मेंबर की बात नहीं है, स्पेसिफिक मेंशन किया गया इनको, ठीक है। राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की यहां पर बात की गई है। इसके अलावा राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस और हाई कोर्ट के सभी जजेस के वेतन और भत्तों की बात की गई है। और सबसे लास्ट सीएजी, भारत के जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो पोस्ट है, इनके भी वेतन और भत्तों की बात हमें सेकेंड शेड्यूल में देखने को मिलती। तो किसकी नहीं है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद या संसद के सदस्यों का अलग से वेतन भत्ते मेंशन नहीं किए गए हैं सेकेंड शेड्यूल में। ओके, फिर आता है हमारा थर्ड शेड्यूल। इसको भी थोड़ी सी ट्रिक से याद करते हैं। देखिए सेकेंड जो शेड्यूल था उसमें बात की गई थी पैसे की, क्योंकि 2 नंबर का पैसा होता है, लेकिन हम ये कसम खाते हैं कि 2 नंबर का पैसा कभी नहीं लेंगे। क्या खाते हैं? कसम, मतलब शपथ लेते हैं। तो थर्ड जो शेड्यूल है उसमें हमें देखने को मिलती है शपथ, मतलब ऑथ, किसकी? संवैधानिक पदाधिकारियों की। तो इसमें निम्नलिखित पदाधिकारियों और प्रत्याशियों द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? तो देखो, संघ के सभी मंत्री, मतलब इसमें मंत्री परिषद पूरी आ जाती है, प्रधानमंत्री भी आ जाते हैं। शपथ दी गई है प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों की। संसद के चुनावों के प्रत्याशी जो कि भाग लेते हैं चुनाव में, संसद के सदस्य है ना, जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर है। वेतन भत्तों की बात नहीं की गई सेकंड शेड्यूल में, लेकिन थर्ड शेड्यूल में शपथ की बात की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और भारत के सीएजी, इनके भी शपथ की बात हमको थर्ड शेड्यूल में देखने को मिलती है। अगर पूछा जाए, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं वो 3 लोगों से आपको पूछा जा सकता है कि किनकी शपथ की बात नहीं की गई है, तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है 3 संवैधानिक पदाधिकारी बड़े बड़े, वो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। इनकी शपथ की यहां पर कोई बात नहीं की गई है। क्यों नहीं की गई है? क्योंकि इन्हें अलग से आर्टिकल्स में मेंशन किया गया है। राष्ट्रपति संरक्षक के रूप में शपथ लेता है आर्टिकल 60 के तहत। उपराज्यपाल अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए शपथ लेता है, सॉरी उपराष्ट्रपति की यहां पर बात हो रही है, तो अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए शपथ लेता है आर्टिकल 69 में। और राज्यपाल की अगर हम बात करते हैं, फंबल काफी आ रहे हैं आज, राज्यपाल की अगर हम बात करते हैं तो ये शपथ लेते हैं आर्टिकल 159 के तहत। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति आर्टिकल 60, उपराष्ट्रपति आर्टिकल 69 और राज्यपाल आर्टिकल 159 के तहत शपथ लेते हैं। तो यहां पर इनकी शपथ अलग से आर्टिकल में मेंशन है, तो हमको थर्ड शेड्यूल में देखने को नहीं मिलती। इसके बाद बात करते हैं फोर्थ शेड्यूल। अब आपने 2 नंबर का मनी लेने से मना कर दिया, आपने शपथ ले ली। अब जब आपने शपथ ले ली तो अब आप चारों तरफ आप ही का राज्य है अब, ठीक है। तो राज्यसभा, यहां राज्य से आता है राज्यसभा। ओके, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है ना, सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से, यूनियन टेरिटरीज हो चाहे फुल स्टेट हो, राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस प्रकार से किया जाएगा, किस आधार पर किया जाएगा, यह हमको फोर्थ शेड्यूल में देखने को मिलता है। ओके, सीटों की बात करते हैं तो भारत में सर्वाधिक राज्यसभा की सीटें उत्तर प्रदेश से आती हुई दिखती है। 31 सीटें ऐसी है जो कि उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें। न्यूनतम सीटों की बात करते हैं तो वैसे ये
एक स्टेट यहाँ पर मेंशन कर दिया क्योंकि इसके क्षेत्रफल में छोटा स्टेट है, लेकिन बहुत सारे स्टेट है जहां पर एक एक ही राज्यसभा की सीटें देखने को मिलती है। ऑलमोस्ट पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य, पूर्वी जो 7 सिस्टर्स आपने कभी नाम सुना होगा, उन सभी में एक एक ही सीटें हमें देखने को मिलती है, बस असम को छोड़कर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। गोवा है ना, जो कि दक्षिण की तरफ आता है, तो एक ही यहां पर राज्यसभा की सीट है। इसके अलावा भी बहुत सारे राज्य जहां पर एक एक सीट है, पूर्वोत्तर के 7 सिस्टर्स जो स्टेट है वो। लेकिन यहां पर असम पूर्वोत्तर का एक ऐसा राज्य, इसको थोड़ा अलग रखना, जहां पर राज्यसभा की 7 सीटें। बाकी जितने भी पूर्वोत्तर के स्टेट है वहां पर एक एक सीटें ही हैं राज्यसभा की। तो कभी भी आपको सबसे कम राज्यसभा की सीटों से नॉर्मली क्वेश्चन नहीं आ सकता, सबसे ज्यादा पूछी जा सकती है, तो याद रखना है आपको। फिर यूनियन टेरिटरीज की बात करते हो तो सबसे ज्यादा 2 ही यूनियन टेरिटरीज में राज्यसभा की सीटें ऑलमोस्ट देखने को मिलती है, दिल्ली और पौंडीचेरी, है ना। ये 2 जगह से सीटें आती। दिल्ली से 3 राज्यसभा की सीटें आती सबसे ज्यादा, पौंडीचेरी से केवल 1 राज्यसभा की सीट हमको देखने को मिलती। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 4th शेड्यूल है वो राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात करता है। कहां से? राज्य और सभी यूनियन टेरिटरीज से। कहां से कितनी आएगी इसकी बात करता है। फिर आती है 5th शेड्यूल। 5th शेड्यूल की अगर हम बात करते हैं तो ये भारत के सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े हुए प्रावधान करता है। 4 राज्यों को छोड़कर यहां पर स्पेशली 4 राज्यों को अलग रखा गया है। एक है मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम। इसको आप नॉर्मली थोड़ा सा आप रिदम में याद करेंगे तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ऐसी रिदम बन जाती है, तो आप इजीली याद कर पाओगे। इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर भारत के सभी राज्य और यूनियन टेरिटरीज के जनजातीय क्षेत्र और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान करता है। अब इन 4 स्टेट को अलग इसलिए रखा गया है क्योंकि इन्हें कुछ ज्यादा ही स्वायत्तता दी गई है। इन क्षेत्रों के जनजातीय एरियाज थोड़े से ज्यादा है, तो इन्हें कुछ ज्यादा स्वायत्तता दी गई है। यूं कहा जाए कि ऑटोनॉमी दी गई है प्रशासन की। तो यही इनके बारे में प्रावधान हमको 6th शेड्यूल में देखने को मिलता है। ओके, तो बाकी इन चारों को छोड़कर भारत के जितने भी राज्य और यूनियन टेरिटरीज है वहां के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान, वहां से नियंत्रण से संबंधित प्रावधान हमको 5th शेड्यूल में देखने को मिलते हैं। कहां पर? 5th शेड्यूल में। अब यहां से जो रिलीवेंट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 244। आर्टिकल 244 जो संविधान का है, जनजातीय क्षेत्रों को राष्ट्रपति के जनजातीय क्षेत्रों में राष्ट्रपति के निर्देश पर जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है। ध्यान रखना, यह जनजातीय सलाहकार परिषद ये बताती है कि इन क्षेत्रों में, राज्यपाल को रिपोर्ट देती है कि इन क्षेत्रों में कैसे काम किया जा सकता है, जनजातियों के उत्थान के लिए कैसे काम किया जा सकता है, इनकी रक्षा के लिए कैसे काम किया जा सकता है। इसके लिए जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति के निर्देश पर किया जाता है, ऐसा भी याद रख सकते हो आप। राष्ट्रपति के निर्देश पर जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जा सकता है। ऐसे जनजातीय क्षेत्रों में जो कि 5वीं अनुसूची के अंडर में आते हैं, ऐसे क्षेत्रों में संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून लागू किया जाए या न किया जाए, इस बात का फैसला राज्य का राज्यपाल करता है। ध्यान रखना, राज्यपाल, संसद के द्वारा कोई भी कानून बनाया गया देश में या फिर उस राज्य में जहां पर ऐसे जनजातीय क्षेत्र है ना, जहां पर ऐसे जनजातीय क्षेत्र है, वहां पर उस राज्य के नियम या विधायिका द्वारा बनाए गए जो विधान है वो लागू होंगे या नहीं होंगे, कितने लिमिटेड एरियाज में होंगे, इस बात का फैसला राज्यपाल करता है। लेकिन इस अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्रों को घोषित करना, जनजातीय क्षेत्रों को बढ़ाना या घटाने का जो अधिकार है वो भारत के प्रेसिडेंट को दिया गया। तो ये भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची, 5th शेड्यूल। ठीक है, ज्यादा थोड़ा सा मैं जानता हूं कि थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा होगा, थोड़ा सा माइंड पे प्रेशर डाल रही होगी ये अनुसूची, पर आप केवल इतना भी याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा कि इन 4 राज्यों को छोड़कर बाकी भारत के जितने भी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश है, उनके अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रशासन और नियंत्रण से जुड़े हुए प्रावधान 5वीं अनुसूची में देखने को मिलते हैं। ओके,
ठीक है, आगे आते हैं। और यहाँ पर जो विकास कार्य किए जाएंगे, जो उत्थान के कार्य किए जाएंगे, वो जनजाति सलाहकार परिषद के माध्यम से किए जाएंगे, जिसका गठन प्रेसिडेंट के निर्देश पर किया जाता है। ओके, चलिए सिक्स्थ शेड्यूल। अब ये सिक्स्थ शेड्यूल स्पेशली 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान करता है। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, AMTM, है ना। कंफ्यूज मत होइएगा, पूर्वोत्तर में कभी कभी हमसे क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि किस राज्य के जनजातीय क्षेत्र की बात सिक्स्थ शेड्यूल में नहीं की गई है, तो वहां पर नॉर्मली क्या होता है, मणिपुर कभी कभी एड ऑन होता हुआ दिखता है, क्योंकि 2 राज्यों के नाम M से शुरू होते हुए दिख रहे हैं हमको, मिजोरम और मेघालय। तो हम मणिपुर में नॉर्मली कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये मेघालय और मिजोरम है, याद रखिएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण की बात करता है, सिक्स्थ शेड्यूल बात करती है। ओके, इन क्षेत्रों में कुछ ज्यादा ही, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्तता दी गई है। जनजातीय क्षेत्रों में यहां पर कुछ कानूनों को लागू किया जाता है, कुछ अधिकार इन जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासनिक जो प्रशासन है उनको दिए जाते हैं कि आप कुछ सब्जेक्ट पर आप खुद अपने नियम बना सकते हैं, है ना। कुछ कानून आप खुद के स्वयं के लागू कर सकते हैं, जो वहाँ का ट्राइबल्स एरिया है वहाँ पर जनजाति लागू कर सकती है, तो ये अधिकार भी इनको दिए जाते हैं। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये सीधा सा एक समानांतर सरकार का एग्जाम्पल हो जाता है कि वहां पर जो ट्राइबल्स है उन्हीं को आपने ये अधिकार दे दिया कि कुछ सब्जेक्ट पर आप अपने नियम बना लो, अपने कानून बना लो, उसके आधार पर आपका काम होगा। विधानसभा या संसद के कानून को साइड में रख दिया जाएगा उस वक्त तक, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट, सभी पे नहीं, कुछ संसद के बनाए कानून और राज्य विधानमंडल के कानून भी लागू होते हैं, लेकिन कुछ कानून बनाने का अधिकार उनको दे दिया जाता है। कुछ टैक्स वसूलने का या लगाने का अधिकार उनको दे दिया जाता है, ताकि जनजातियों का प्रशासन चलता रहे, उनको फंड मिलता रहे, तो कुछ टैक्स लगाने का अधिकार भी दिया जा सकता है। ओके, तो ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों की बात करता है। स्पेशली जो प्रावधान संविधान में इस शेड्यूल से रिलेटेड देखने को मिलते हैं वो है 244(2) और 275(1). इसके तहत प्रावधान किए गए। एक इसी अनुसूची के तहत एक संविधान संशोधन भी किया गया है। 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 में लाया गया था और संविधान में आर्टिकल 244A जोड़ा गया था। अब 244A के तहत संसद को असम के लिए स्पेशल पावर दिया गया है। किसके लिए? असम के लिए। संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वो असम के कुछ पहाड़ी जनजाति जो क्षेत्र है उनको अलग करके एक स्वायत्त राज्य बना सकती है, उनके विधानमंडल का गठन कर सकती है और उनके मंत्री परिषद को बनाने में भी प्रावधान कर सकती है। यह प्रावधान संसद को दिया गया है 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के तहत। किस आर्टिकल के तहत? 244A जोड़ा गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। संसद असम के क्या है, वहां पर जनजाति एरिया कुछ ज्यादा है, तो उनको स्पेशली ऑटोनॉमस देने के लिए, उनको स्पेशली ऑटोनॉमी देने के लिए एक अलग से उनका स्टेट बना सकती है, अलग से वहां पर विधानमंडल बना सकती है, ओके, और उनके मंत्री परिषद का गठन कर सकती है। तो ये पार्लियामेंट को अधिकार। तो ये 6th शेड्यूल है जो कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों की स्पेशली बात करता है। फिर आता है हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये भारतीय संविधान में सूचियों की बात करता है और 3 प्रकार की सूचियां 7वीं अनुसूची में दी गई है। शक्तियों का विभाजन किया गया है केंद्र राज्य के मध्य में। 3 प्रकार की सूचियां भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में देखने को मिलती है। कौन कौन सी है? सबसे पहली है संघ सूची, यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट आते हैं ना, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है। कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल मतलब संसद को। फिर सेकेंड लिस्ट जो देखने को मिलती है हमें 7th शेड्यूल में, वो है राज्य सूची, जिसे कहा जाता है स्टेट लिस्ट। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य की विधानमंडल को दिया गया है। सेंट्रल कानून नहीं बना सकता, ध्यान रखना। तीसरी है हमारे पास समवर्ती सूची, कॉनकरेंट लिस्ट के नाम से जानी जाती है। दोनों कानून बना सकते हैं। कौन कौन?
संसद भी और विधानमंडल भी। लेकिन अगर दोनों के बीच में कोई भी विवाद की स्थिति बनती है कानून को लेकर, तो केंद्र का कानून मान्य होगा, सेंट्रल का। तो ये 3 तरह की लिस्ट है। सबसे पहली एक बार रिपीट करते हैं, यूनियन लिस्ट संघ सूची, जिसके विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है, राज्य नहीं बना सकता उन सब्जेक्ट पर। राज्य सूची स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट है उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य की विधानमंडल को दिया गया। इसके अलावा कनकरेंट लिस्ट ऐसी सूची जिस इसमें जो सब्जेक्ट है उस पर दोनों कानून बना सकते, संसद और विधानमंडल दोनों, राज्य भी और केंद्र भी। लेकिन विवाद होता है, दोनों के कानून में डिस्प्यूट होता है, तो केंद्र का कानून मान्य होगा। मूल संविधान में 7th शेड्यूल था, तीनों सूचियां थी, लेकिन विषय कम ज्यादा हो गए थे बाद में आगे चलकर। जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तब संघ सूची में 97 विषय थे। ऐसे 97 सब्जेक्ट थे जिस पर सेंट्रल कानून बना सकता था। वर्तमान में ऐसे सब्जेक्ट हो गए हैं 100। कितने हो गए हैं? 100। ये वर्तमान, ये शुरुआत। राज्य सूची की बात करते तो जब स्टार्टिंग हुई थी 1950 में, जब संविधान लागू हुआ था, तो इसमें 66 विषय थे। लेकिन वर्तमान में 61 विषय देखने को मिलते हैं राज्य सूची में। 5 विषय जो कि 42 अमेंडमेंट के द्वारा राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में डाल दिए गए, जैसे शिक्षा, नापतोल, वन और वन्य जीवन, न्याय प्रशासन, है ना। तो ये कुछ 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि संवर्ती सूची में डाल दिए गए थे राज्य सूची से हटाकर। तो संवर्ती सूची में शुरुआत में 47 विषय थे। कितने? 47। लेकिन 5 बढ़ गए, यहां से आ गए 42 अमेंडमेंट के द्वारा। तो अब यहां पर हो गए हैं टोटल वर्तमान में 52 सब्जेक्ट। तो वर्तमान में ऑलमोस्ट 100 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि संघ सूची में, 61 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि राज्य सूची में, और संवर्ती सूची के विषय की संख्या है 52। ओके, आई होप समझ में आ गई होगी। अब इंपॉर्टेंट हम ये देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट देख लेते हैं एक एक सूची के, ताकि क्योंकि क्वेश्चन तो यहां से आते ही एग्जाम में, तो आपके लिए काफी बेनिफिट कर सकता है। तो एक बार केवल नजर मार लेते हैं हम कि कभी, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो देखना पड़ेंगे सब्जेक्ट। अब देखिए पूरे 100 तो याद होंगे नहीं संघ सूची के, तो केवल इंपॉर्टेंट देख लो जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए संघ सूची के विषय की बात करें तो फॉरेन जितने भी मामले होते हैं, विदेश मामले, है ना, वो यूनियन लिस्ट का सेंट्रल कानून बना सकता है। युद्ध स्टेट तो कर नहीं सकता, सेंट्रल के हाथ में। अंतरराष्ट्रीय संधि, इंटरनेशनल ट्रीटी अगर किसी भी देश के साथ होती है, संघ सूची का विषय। विदेशी ऋण, संघ सूची का विषय। बैंकिंग, संघ सूची का विषय। वायु जल रेल परिवहन, संघ सूची का विषय। जनगणना, संघ सूची का विषय। और अंतरराज्यीय नदियां जो एक राज्य से दूसरे राज्य तक जाती है, फिर वो सेंट्रल की सूची का विषय। इसके अलावा एक और याद करें तो आप शेयर मार्केट, इसको भी आप ले सकते हैं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। स्टॉक मार्केट, ये भी संघ सूची का विषय। तो ये यूनियन लिस्ट के विषय जो इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं हम राज्य सूची पर। तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर, यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, राज्य सूची का विषय। सेकेंड पुलिस, राज्य सूची का विषय। जेल, न्याय प्रशासन, सॉरी ये पर्टिकुलर न्याय है या फिर वो हाई कोर्ट का हो या फिर जिला कोर्ट का न्याय। सिंचाई, पंचायती राज, भू राजस्व और लोक स्वास्थ्य, राज्य सूची के विषय। ठीक है। संवर्ती सूची की अगर हम बात करते हैं, कनकरेंट लिस्ट की अगर हम बात करते हैं, तो शिक्षा पहले राज्य सूची में थी, 42 अमेंडमेंट लाया गया था 1976 में, और शिक्षा को संवर्ती सूची में ऐड कर दिया गया था। देखिए नीचे दिए गए हैं, शिक्षा, वन और वन्य जीवन, ठीक है, जंगली जानवर, वन और वन्य जीवन आ गया, नापतोल, और एक और है न्याय प्रशासन। इन 5 एलिमेंट्स को, इन 5 सब्जेक्ट को संवर्ती सूची में लाया गया था 42 अमेंडमेंट के द्वारा। ओके, याद रखिएगा। तो शिक्षा यहां पर भी कवर हो गई। मजदूर संगठन, जनसंख्या नियंत्रण, दोनों को याद रखिएगा। जनगणना संघ सूची का विषय, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण संवर्ती सूची का विषय। राष्ट्रीय जलमार्ग संवर्ती सूची का विषय, और जंगल वन जिसकी अभी हमने बात की थी, संवर्ती सूची का विषय। तो ये 3 तरह की लिस्ट है। कौन कौन सी? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तीनों लिस्ट, 3 प्रकार की लिस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में हमें देखने को मिलती। ओके, फिर सबसे लास्ट में आता है आज का हमारा 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल की बात करें तो सबसे शुरुआत में मैंने आपको बताया था लैंग्वेजेस की बात की गई है।
ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात की गई। ऑफिशियल लैंग्वेज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 346 में देखने को मिलती है। लेकिन ये लैंग्वेजेस कौन कौन सी है, ये हमको 8वीं अनुसूची में पता चलता है, भाषाएं। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। मूल संविधान में इस अनुसूची में 14 भाषाएं थी, 14 लैंग्वेजेस थी। लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें तो वर्तमान में ये लैंग्वेजेस हो गई है बढ़कर 22। याद रखिएगा, ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी लैंग्वेजेस थी, 14, वर्तमान में कितनी है, 22। तो ऑब्वियसली 14 के बाद जितनी भी है वो अमेंडमेंट करके जोड़ी गई होगी। ओके, तो उनको हमको देखना पड़ेगा। तो देखिए, पहले 14 लैंग्वेजेस की बात कर लेते हैं। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी और संस्कृत। ये 14 लैंग्वेजेस ऐसी है जो कि मूल संविधान में थी 1950 में। आगे चलकर जो लैंग्वेजेस जोड़ी गई, जो 8 लैंग्वेजेस जोड़ी गई, उनको हमको देखना पड़ेगा। और याद रखना, क्वेश्चन वहीं से आते हैं। सबसे पहली बात, 21 अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 1967 में, और 15th लैंग्वेज के रूप में जोड़ी गई थी सिंधी भाषा। कब? 21 अमेंडमेंट एक्ट 1967, सिंधी भाषा को 15th लैंग्वेज के रूप में जोड़ा गया। ओके, आगे देखते हैं। 71 अमेंडमेंट एक्ट बाद में 1992 में किया गया, और 8वीं अनुसूची में 3 और लैंग्वेजेस जोड़ी गई। कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो देखिए, सिंधी पहले 14 थी, सिंधी जुड़ी 1967 में 21 अमेंडमेंट के द्वारा, और लैंग्वेजेस हो गई 15। बाद में 3 और जुड़ी 1992 में 71 अमेंडमेंट के द्वारा। कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और सबसे लास्ट में 92 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 2003 में सबसे आखिरी बार 4 और लैंग्वेजेस को जोड़ा गया था। कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो इस तरह टोटल लैंग्वेजेस 4 और हो गई, 14 ये हो गई, 15 और फिर 3 और जुड़ी 18, और सबसे आखिरी में 2003 में 4 और जोड़ी गई। टोटल लैंग्वेजेस वर्तमान में 8th शेड्यूल में देखने को मिलती है 22। मूल संविधान में कितनी थी? 14। तो देखिए, इन लैंग्वेजेस को वैसे तो याद रखना चाहिए आपको, पर कभी भी अगर ज्यादा है, याद नहीं हो रही है ना, तो एटलीस्ट आपको ये लैंग्वेजेस तो याद रखना चाहिए, क्योंकि यहीं से आपको क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनेंगे। ओके, तो कभी अगर ऐसा भी पूछा था कि मूल संविधान में कौन सी लैंग्वेज थी या लैंग्वेजेस नहीं थी, तो नॉर्मली यहीं से रिलेट करके आपको क्वेश्चन देगा। तो आपको ये याद होगी ना, तो वहां का टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां पर हमने 8 शेड्यूल को डिस्कस किया है डिटेल में। आई होप सभी शेड्यूल आपको समझ में आ गए होंगे। 4 शेड्यूल जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए हैं, वो हम इसके पार्ट 2 में कवर करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज हम इसके एमसीक्यूज क्वेश्चन को लगा लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन इन 8 शेड्यूल से हमको देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक अपडेट देता हूं। देखिए, क्रेजी जीके ट्रिक के रूट एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के लिए एक टारगेट बैच शुरू हो गई है, लाइव बैच है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल है। आप कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं, PSSCJ के नाम से आपको 500 रुपीज का डिस्काउंट भी मिल जाएगा ओवरऑल। ओके, और अगर आप इंडिविजुअली मुझसे पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो भी आपको रूट एप्लीकेशन में फैसिलिटी दी गई है, आप मेरी लाइव बैचेस में एनरोल हो सकते हैं। आई होप अपडेट अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 8 शेड्यूल से कैसे क्वेश्चन हमको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, हम इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां, कितने शेड्यूल है? शुरू से मैं बताता आ रहा हूं, कितने हैं? 12 हैं। आंसर सी। कभी ऐसा पूछ लिया था कि मूल संविधान में कितने शेड्यूल थे, तो कितने थे? 8, जिनको अभी हमने पढ़ा। 4 आगे चलकर अमेंडमेंट के द्वारा जुड़े, लेकिन इसने तो वर्तमान ही क्वेश्चन में वर्तमान ही पूछा है, तो कितने हो गए? 12। ओके, चलिए। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो आपको 4 राज्य याद होंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो देखिए, एक ही ऑप्शन दिया है हमको वहां से
त्रिपुरा। आंसर मिल गया इजीली, आंसर ए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? पहले पूछा गया था कहां लागू होती है, और अब पूछा गया है कहां लागू नहीं होती। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, और चौथा राज्य कौन सा था? मिजोरम, ना कि मणिपुर। ये मैंने आपको समझाते वक्त भी बताया था। देखिए क्वेश्चन आया हुआ भी है ना। आपको मणिपुर में ही कंफ्यूज करेगा, क्योंकि दो राज्य तो एम नाम से ही है, मेघालय और मिजोरम। तो कंफ्यूजन वहां पर उसको पता है एग्जामिनर को कि मणिपुर पे ही होगा बच्चों को, तो वो हमको ऑप्शन में मणिपुर ही देता है ऐसे क्वेश्चन के साथ। तो याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। आगे आते हैं। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो किसी ना किसी लिस्ट में होगा, आपको पता है। तो सीधी सी बात है, लिस्ट किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। आंसर बी, सिंपल था। आगे देखिए। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, उसे संवर्ती सूची में स्थानांतरित कब किया गया या किस अमेंडमेंट के द्वारा किया गया? तो बताया था मैंने आपको, 42 अमेंडमेंट एक्ट कब लाया गया था? 1976। शिक्षा जो कि राज्य सूची में थी उसको कनकरेंट लिस्ट में लाया गया 42 से संविधान संशोधन के द्वारा। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? तो आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की संवर्ती सूची में इंक्लूड किया गया है। संवर्ती सूची का विषय मतलब कॉनकरेंट लिस्ट का विषय है। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है, किसकी बात करती है? 4th शेड्यूल। देखो, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की बात करती है। बिल्कुल सही है, पहला ही ऑप्शन हमारा यहां पर सही हो जाए। थ्योरी को ध्यान से पढ़ाए तो क्वेश्चन आपको कभी भी तकलीफ नहीं दे सकते, है ना। चलिए आगे आते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? मैंने आपको कहा था कि जो जोड़ी गई लैंग्वेजेस है बाद में वहां से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते। सिंधी सबसे पहली बार यही जुड़ी थी, किस अमेंडमेंट के द्वारा? तो यह है 21 अमेंडमेंट एक्ट। कब किया गया था? तो यह किया गया था 1967 में। 21 अमेंडमेंट एक्ट 1967 में किया गया था, और सिंधी को 15th लैंग्वेज के रूप में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 8th शेड्यूल में जगह दी गई थी। तो आंसर हो जाएगा यहां पर आंसर सी। आगे आते। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? संघ सूची यूनियन लिस्ट की बात की गई, तो कौन सा संबंधित नहीं है? देखो, आपको देख के समझ में आ जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। रक्षा, डिफेंस सेंट्रल का मुद्दा है, फॉरेन अफेयर्स सेंट्रल का मुद्दा है, रेलवे सेंट्रल का मुद्दा है, एग्रीकल्चर राज्य सूची का विषय है, ना कि संघ सूची का। आंसर डी। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? देखिए यहां पर स्पेशल मेंशन हुआ है विभिन्न राज्य, मतलब लगभग सभी आ गए। अलग से अगर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की बात करता तो 6 तो वो आपको डायरेक्ट नाम मेंशन कर देता, लेकिन यहां पर क्या कहेगा? विभिन्न राज्य। विभिन्न राज्य बोला है, मतलब 5th शेड्यूल्स की ये बात कर रहा है, 5th शेड्यूल की बात कर रहा है। आंसर बी इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, देखते हैं। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए हैं या किस लिए किए गए हैं? ऑप्शन देखते हैं। अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए, बिल्कुल सही है। 5th और 6th दोनों ही शेड्यूल अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन की बात करती है, तो उनके हितों की बात करती है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा वेरिएशन के साथ रिपीट हुआ है। तो 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो देखिए 3 राज्य आपको लास्ट के यहीं मिल जाते हैं, है ना। बिल्कुल सही है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आंसर बी। चलिए आगे आते। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे? तो जो मूल संविधान था उसमें 22 भाग थे, जिनमें 395 आर्टिकल थे, और अनुसूचियों की संख्या थी 8। तो आंसर हो जाएगा
22 भाग, 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल मूल संविधान में देखने को मिलते थे। चलिए, संविधान की किस अनुसूची में शपथ मतलब ओथ का उल्लेख किया गया है? कौन सा शेड्यूल है, जल्दी बताना। ओथ, ओथ की बात की गई है तीसरी अनुसूची में, मतलब थर्ड शेड्यूल में। आंसर बी। चलिए, संविधान की तीसरी अनुसूची में किससे संबंधित शपथ का प्रावधान नहीं देखने को मिलता है? तो मैंने आपको 3 स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट बताई थी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और राज्यपाल। देखो कोई है क्या? संसद के सदस्य की ओथ है, सीएजी की है, तो ये आ गया राज्यपाल, है ना। तो इनकी ओथ की बात नहीं की गई है थर्ड शेड्यूल में। आगे आते, निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यसभा सीट सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीट है कहां पर देखने को मिलती है? उत्तर प्रदेश राज्य में। कितनी है? 31। आंसर ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो कौन से आर्टिकल हैं? 1 और 4 बताया था शुरुआत में ही मैंने आपको। आंसर ए, 1 और 4 ये रिलेट करते हैं फर्स्ट शेड्यूल से। इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, पूछा गया। आइए देख लेते हैं। 1 संवर्ती सूची का विषय, बिल्कुल सही है, 42 अमेंडमेंट के द्वारा आया था, यह सही हो जाता है। शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट संवर्ती सूची का विषय नहीं है, बल्कि ये संघ सूची का विषय है। ओके, ऐसे क्वेश्चन याद रखिएगा। तो आंसर तो हमें मिल ही जाता है, आंसर बी। इसके बाद डाकघर बचत बैंक संघ सूची का विषय, बिल्कुल सही है। और जन स्वास्थ्य मतलब पब्लिक हेल्थ राज्य सूची का विषय, ये भी सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं था? बी वाला, है ना। शेयर बाजार संवर्ती सूची का विषय नहीं है, ये संघ सूची का विषय। क्लियर? तो यहां पर 8 शेड्यूल, उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से समझ में आ गए, अगर आपने थ्योरी पार्ट बहुत अच्छे से देखा है, तो आई होप अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आपके कभी भी क्वेश्चन यहां से गलत नहीं जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। 4 शेड्यूल जो कि हमने अमेंडमेंट वाले छोड़े हैं, उन सभी को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ध्यान रखिएगा अपना, फिर मुलाकात करते हैं। जय हिंद, जय भारत।